अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मेरे साथ कौन है जी? हसनैन लियाकत। अस्सलाम वालेकुम। और अस्सलाम वालेकुम, आप काफ़ी दिनों बाद आए हैं। आप ठीक ठाक है, खैर आफियत से? हाँ जी, एग्जैक्टली। तो जी उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे और आपकी सुबह का आगाज़ भी अच्छा हो चुका होगा। लेकिन मेरे पास कुछ अच्छी खबर नहीं है आज। हमारे जो औसाफ के और ABN के चीफ रिपोर्टर जावेद शहजाद साहब, वो हरकत कल्ब बंद होने से कल इंतकाल कर गए हैं। और चीफ रिपोर्टर थे, बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस देते थे, बात करते थे, बहुत अच्छी खबरों पे उनके बीपर्स हैं। और बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि वो इंतकाल कर गए। और आज नमाज जनाजा गालिबन 12 बजे जो है वो उनकी अदा की जाएगी। 11 बजे अदा की जाएगी। बहुत सारे जो साफ़ी बरादरी है उसमें इस वक्त गम की लहर है। प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए, फिर आर्मी चीफ की बात की जाए, तमाम तर सेनेट के चेयरमैन की बात की जाए, वज़ीर इत्तलात की बात की जाए, सब ने इज़हार ताज़ियत भी की है। और आज दिन 11 बजे उनके आबाई कब्रिस्तान में, आई थिंक रावलपिंडी में है, वहाँ पे उनका जनाजा पड़ा जाएगा। हमारे इस प्लेटफॉर्म से और मॉर्निंग शो की टीम की जानिब से उनके तमाम तर खानदान के साथ इज़हार ताज़ियत है। अच्छा, आपने अब एक खबर ऐसी बताई है कि जिसमें ABN का नुकसान हुआ है। हाँ। और दूसरी खबर मेरे पास ऐसी है जिसमें ABN का फायदा होगा। अनफॉर्चुनेटली ये बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन जो फायदे की बात है वो ये है कि ABN ने इस वक्त, वो क्या कहते होते हैं कि ABN सबसे आगे सबसे ऊपर, हाँ इस वक्त मीडिया क्रिकेट सबसे आगे सबसे तेज, हाँ सबसे आगे सबसे तेज या सबसे आगे सबसे ऊपर मीडिया क्रिकेट लीग हो रही है शालीमार क्रिकेट ग्राउंड में, जहाँ पे तमाम तर मीडिया हाउसेस की टीम्स हैं शामिल हैं। हाउस ऑफ आइडियाज करा रही है, काशिफ साहब हैं, राजन ब्राउनी साहब हैं। वहाँ पे ABN की टीम बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। ABN ने अपने पहले मैच में डॉन न्यूज़ की टीम को हराया, फिर दूसरे मैच में ABN ने सुनो न्यूज़ को हराया, और तीसरे मैच में कल हमने समा TV को हराया है। और अब हमारी टीम क्वार्टर फाइनल में ऑलमोस्ट मतलब 3 मैचेस इस वक्त ABN जीत चुका है। 5 में से 3 मैचेस जीत चुकी है। अब कल हमारा मैच एक और है, अब देखते हैं। लेकिन ऑलरेडी हमें ये लग रहा है कि हम क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालीफाई कर चुके हैं। सो समवेयर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खबरें भी हैं। एग्जैक्टली। और जो पॉइंट्स टेबल पर पोजीशन है वो काफी अच्छी है ABN की। अब लेट्स सी कि बाकी अब 2 मैचेस रह गए हैं। अब 2 मैचेस रह गए, लेकिन वी आर ऑलमोस्ट क्वालिफाइड फॉर द क्वार्टर फाइनल स्टेजेस। चलें जी, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो जो ये मैच जीत रहे हैं, और आपको भी बहुत मुबारक हो क्योंकि एक बार फिर से आपने क्रिकेट की ही खबर दी है, चाहे वो ABN से रिलेटेड टीम का हिस्सा हो। एग्जैक्टली। तो जी आगे बढ़ते हैं। आज हमारे पास बहुत अच्छी सोशल स्टोरीज भी हैं। सबसे पहली बहुत इंस्पायरिंग खबर है कि पहली हिजाब पहनने वाली खातून पायलट हैं जिन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया है कामयाबी से। डॉक्टर शहनाज लगारी जो कि पाकिस्तान की पहली खातून पायलट हैं जिन्होंने हिजाब पहनकर हवाई जहाज को उड़ाया है। और वो अपनी कम्युनिटी में एक फाल समाजी कारकुन भी हैं और ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाने के लिए तरबीती मराकज़ भी चला रही हैं। और डॉक्टर शहनाज की ये खिदमात पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए ना सिर्फ एक मिसाल हैं बल्कि उनके अज़्म और हौसले की भी अक्कासी भी करती हैं। कौन कहता है कि हिजाब पहनकर लड़कियां बाहर नहीं निकल सकती है, काम नहीं कर सकती है? हमारे सामने ये जो आपने स्टोरी शेयर की ना, इसमें हमें एक सबक ये भी मिलता है कि कोई भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, कोई भी आपकी अगर लिमिटेशंस हैं, आप उनके साथ भी सारे काम कर सकते हैं। हमारे यहाँ होता ही है कि हम उन लिमिटेशंस को ना एक एक्सक्यूज बना लेते हैं कि नहीं बस ये चीज़ नहीं हो सकती, इससे आगे हम ये नहीं कर सकते। लेकिन डॉक्टर साहिबा को मुबारकबाद है कि वो पाकिस्तान की पहली खातून बनी है हिजाब के साथ। और मेरा ख्याल है कि ये इंस्पिरेशंस होंगी उन तमाम तर ख़वातीन के लिए जो इस तरह से रह के अपना काम करना चाहते हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आगे बढ़ते हैं और अगली स्टोरी के हवाले से डिस्कस करते हैं। अच्छा, सोलर पैनल पाकिस्तान में ना बहुत ग्रोइंग मार्केट है। हाँ। जब से बिजली और अभी तो रुझान भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। मतलब इन डेज में ना, रिसेंट पास्ट की बात कर रही हूँ कि बहुत ज्यादा लोगों ने सोलर पैनल की तरफ, क्योंकि बिजली का बिल जब 70-80 हज़ार रुपया लाख रुपया आएगा, तो जिसका 5 मरले का या फिर 8 मरले का यूनिट है, वो कहेगा यार कि वो 10-15 लाख रुपए में सोलर पैनल लगवा ले तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन सोलर पैनल की क्योंकि हमारे यहाँ जब भी कोई चीज आती है तो उसके साथ एकदम से करप्शन को एसोसिएट कर दिया जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग को एसोसिएट कर दिया जाता है। और इस वक्त मैं आपको बताऊं कि खरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है सोलर पैनल्स को लेके। डायरेक्टरेट ऑफ कस्टम पोस्ट क्लियरेंस PCA साउथ ने सोलर पैनल्स की दरामद के नाम पर 106 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ किया है। मुबैना तौर पर रब नवाज अहमद और अहमद नवाज नामी भाइयों ने 7 शेल कंपनीज के जरिए अशिया की कीमतें 500% तक बढ़ाकर ये फ्रॉड किया है। दरामद शुदा सोलर पैनल्स की असल कीमत $0.15 फी वॉट थी, लेकिन इन्हें $0.35 से $0.70 फी वॉट के हिसाब से इनवाइस किया गया। केस की मजीद तहकीकात जारी हैं और अनफॉर्चुनेटली एक बार फिर जो ग्रोइंग मार्केट थी उसके ऊपर हमने नजरें जमा ली हैं कानून नाफिज करने वाले इदारों ने भी कि अब यहाँ पे उनको मनी लॉन्ड्रिंग भी देखनी पड़ेगी, करप्शन भी देखनी पड़ेगी। दैट इज वेरी ऐसा ही है। अब ये अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स जो खबरें आपके साथ हसनैन ने शेयर कर दी हैं कि 2 भाई हैं जो स्कीम चला रहे थे और इस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग
लेकिन अब इसके ऊपर तहकीकात होंगी, इन्वेस्टिगेटिंग जो टीम्स हैं वो कर रही हैं कि मजीद इसके ऊपर क्या क्या जो है सामने पेशरफ्त हो सकती है, आ सकता है। बट इसके ऊपर मजीद बात करना आई थिंक इट्स बिफोर टाइम, थोड़ा सा हो जाए इसके ऊपर हो जाएंगे तो इंशाल्लाह हम इसके हवाले से डिटेल हाँ, फिर अलग से इसके ऊपर बात भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं और आगे जी बहुत अच्छी खबर है मेरे पास, अच्छी खबर नहीं है मेरे पास। अच्छा, मैं एक्चुअली ये बताना चाह रही हूँ क्योंकि कुछ ऐसे मसाइल हैं कि मजदूरों की तनख्वाहें रोक दी गई हैं जिसकी वजह से वो काम नहीं कर रहे और कचरे के ढेर भी लग गए। और मैं बात कर रही हूँ कि दूर दराज इलाके की नहीं बल्कि इस्लामाबाद की बात कर रही हूँ। और इस्लामाबाद के जो इलाके हैं बाराकाऊ और तरनोल, वहाँ पर कचरे के ढेर इस वक्त लगे हुए हैं और शहरियों की जिंदगी इस वक्त मुश्किल बनी हुई है क्योंकि CDA के सैकड़ों सफाई के मजदूर 3 माह से तनख्वाहें ना मिलने पर हड़ताल पर हैं और जिसके बाद सफाई का निज़ाम पूरी तरह इस वक्त मुतासिर हो चुका है। और मजदूरों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बकाया जात की फौरी अदायगी की भी अपील की है। और साथ ही साथ ये भी आपको बता दें कि CDA ने अपनी टीमें सफाई के लिए तैनात कर दी हैं, लेकिन ये बदउनवानी और माली बेज़ाब्तियों की तहकीकात का मुतालबा शिद्दत इख्तियार कर रहा है। हसनैन, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इतना ज़्यादा बजट होता है CDA के लिए, वो कहाँ जाता है कि इन बेचारे मजदूरों की तनख्वाहें भी रुकी हुई हैं। देखिए वो करप्शन भी तो करनी पड़ती है, आपके पेट भी पालने पड़ते हैं। आप SCO कॉन्फ्रेंस करवाते हैं तो उसमें अरबों रुपए आप इस्लामाबाद की ताज़ीन और राइश पे लगाते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमने CDA वालों को बुलाया था, उनसे पूछा था कि आप ये ताज़ीन और राइश जो कर रहे हैं ये क्या परमानेंट होगी? उन्होंने कहा हाँ जी, हम तो इस्लामाबाद को परमानेंटली खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन डेलीगेशन गया था उस दिन के बाद हम पुराने इस्लामाबाद में वापस रह रहे हैं। डेट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। यहाँ पे मुझे थोड़ी सी तारीफ करनी होगी पंजाब गवर्नमेंट की। मैं पिछले दिनों मुझे मरी जाना हुआ और मरी के दूर दराज के इलाकों की मैं बात कर रहा हूँ, अलियोट की, फगवाड़ी की, देवल की। वहाँ पे सफाई वाले खड़े थे। अच्छा। और वो सफाई साथ साथ सड़कों की कर रहे थे। वहाँ पे निज़ाम ठीक है लेकिन फेडरल में निज़ाम खराब है। तो इस निज़ाम को ठीक करना फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और फेडरल गवर्नमेंट मेरा ख्याल है कि अपनी नजरें चुरा रही है ना, जिस तरह कराची वाले नजरें चुराते हैं। कराची में हर जगह पे कचरे के आपको डब्बे बिखरे हुए नजर आएंगे, रोड्स उखड़ी नजर आएंगी। इसी तरह से अनफॉर्चुनेट मुझे कहना पड़ रहा है कि इस्लामाबाद में भी यही हालात नजर आते हैं। लेकिन ऐसा भी कुछ लगता है कि फेडरल का थोड़ा सा फोकस कहीं और है, किसी और एग्जैक्टली उनकी प्रायोरिटीज डिफरेंट है ना। उनकी प्रायोरिटीज ये है कि धरना रोकना किस तरह है, रोड्स को खुदाई किस तरह करनी है। तो जब ये प्रायोरिटीज होंगी तो वो डेवलपमेंट वाले काम तो करेंगे। और दूसरी बात देखें कि आपने सिर्फ ये काम नहीं करना होता कि जब आपके कोई डेलीगेशन बाहर से आए तभी आप इसकी तज़ीन और राइश के लिए काम करें, बल्कि आपने ओवरऑल इस सूरत हाल को देखना होता है। एक बड़ा बजट होता है CDA के लिए, लेकिन ये बहुत ही शेमफुल एक्ट है कि क्योंकि उनमें से बहुत सारे मजदूर ऐसे भी हैं जो अपनी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं डेली वेजेस के साथ। मोस्टली ऐसा होता है कि उनकी तनख्वाहें रोक दी जाती हैं। बट लेट्स सी, अब ये शिकायत तो वज़ीर आज़म तक पहुंचा दी गई हैं कि अब इसके ऊपर कुछ इंप्लीमेंटेशन आगे नजर आती है हमें, या फिर नहीं कुछ पेशरफ्त होती है या फिर नहीं होती है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसी है। एक तो कचरे की खबर आपने बता दी जहाँ पे मजदूर बेघर हो रहे हैं, मजदूरों को तनख्वाह नहीं मिल रही। दूसरी जानिब मेरे पास भी कोई अच्छी खबर नहीं है। अच्छा। कुछ 3 ममालिक ऐसे हैं या फिर बहुत सारे और ममालिक भी हैं, लेकिन ये 3 ऐसे हैं क्योंकि इनका नाम इस वजह से मैं गिन रहा हूँ कि यहाँ पे पाकिस्तानी लेबर बहुत ज्यादा काम करती है। सऊदी अरब की बात की जाए, फिर UAE की और चीन की, जहाँ से सैकड़ों पाकिस्तानियों को मुल्क बदर किया गया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, UAE और चीन से सैकड़ों पाकिस्तानी शहरियों को मुल्क बदर किया गया। अच्छा। ये इकदाम सख्त इमिग्रेशन कवानीन और उनके नफाज का नतीजा है। ज़्यादातर अफराद गैर कानूनी रिहाइश या फिर वीज़ा कवानीन की खिलाफ वर्जी या मतलूबा दस्तावेजात की कमी की वजह से इन कार्रवाइयों की जद में आए। हुकूमत और सिफारती हुक्काम पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल का जायजा लें और उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तानियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप जब जिस मुल्क में जाएं उस मुल्क के कानून का एहतराम करें। वहाँ पे जितना भी रिक्वायर्ड आपका वीज़ा है वो भी आप लें। एट द एंड ऑफ द डे आपने गवर्नमेंट पाकिस्तान पे, अपने सफारतखाने पे बोझ नहीं बनना। आपने वो तमाम तर रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है और उसके बाद देख लेंगे कि सफारतखाना क्या करता है या फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या करती है। और अगर मैं बात करूं पिछले ईयर्स की, जैसे कि 2021, 22, 23 की, तो उसमें भी एक बड़ी तादाद थी पाकिस्तानियों की जिनको डिपोर्ट कर दिया गया था। और ये वजह यही है जिसमें जो मेन वजूहत सामने आती है, जिसमें वो बाहर जाके बैगिंग करते हैं, फिर उसके बाद वो होमलेस होते हैं, फिर उनके वीजे एक्सपायर हो जाते हैं लेकिन वो वहाँ पर रह रहे होते हैं। और इसके साथ साथ कुछ जो गैर ममनुआ काम होते हैं ना, ड्रग्स वगैरह, वो भी करते हैं। तो ये इंटरनेशनली पाकिस्तान का इमेज आप लोग खुद खराब कर रहे हैं। अगर आप बाहर जाते हैं तो तरीके से रहें, मांगा तांगी ना करें, काम करें, और फिर जो है ताकि ये हालात हमें नजर ना आए कि आपको रिपोर्ट करना पड़े। खैर ये हुकूमत को गालियां ना दें बाद में हुकूमत को गालियां ना दें, अपने काम को ठीक करें। और फिर आप देखें ना कि जितना, अगर एक एंड से देखा जाए कि जितना अच्छे काम करने के लिए पाकिस्तान को ग्रो अप किया जाता है, अपने ही लोग जाकर अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारते हैं और पाकिस्तान का इमेज इस तरह से डाउन करते हैं। बट खैर ये खबर थी जो आपसे शेयर करना जरूरी था क्योंकि अब की तादाद बढ़ती जा रही है और ये ना रुकने वाला सिलसिला है।
आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि पोलियो के हवाले से कुछ अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के 17 अजला में पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक हुई है, जिनमें लाहौर है, कोयटा है, बहावलपुर, ये तमाम अजला शामिल हैं। और जो हालिया मुहिम में तकरीबन 11 लाख बच्चे वैक्सीन से भी महरूम हो चुके हैं, जिसकी बुनियादी वजूहात वालिदैन का इनकार और बच्चों की अदम दस्तयाबी थी। और माहिरीन के मुताबिक वैक्सीनेशन मुहिमात की जो कामयाबी के लिए मज़ीद मौसर इक़दामात भी ज़रूरी हैं। बहुत सी कैंपेन्स चली हैं, टीवीज़ पे भी चलती रही हैं, ऐसे भी चलती रही हैं, लेकिन उससे शायद कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। लोग फिर भी अनअवेयर हैं और बच्चों को कतरे नहीं पिला रहे। दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि वी आर लिविंग इन 2025, लेकिन पोलियो के केसेस पाकिस्तान में ख़त्म नहीं हो रहे। कुछ अर्सा पहले ये समझा जा रहा था कि पाकिस्तान पोलियो फ्री होने के करीब जा रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब अवेयरनेस की कमी है या फिर हमारा जो बॉर्डर है, क्योंकि जितने भी पोलियो वाले हमारे पास आए ना, तो उन्होंने कहा जी कि बॉर्डर से जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं अफगानिस्तान से, वहाँ पे पोलियो की शरह ज़्यादा है, तो वो फिर पाकिस्तान में भी केसेस होते हैं अनफॉर्चुनेटली। इस वजह से पाकिस्तान में भी इस तरह के केसेस हमें ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। अवेयरनेस की ज़रूरत है, हर लेवल पे अवेयरनेस की ज़रूरत है, स्कूल लेवल पे या फिर कॉलेजेस लेवल पे या फिर आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वहाँ पे भी इस तरह की अवेयरनेस आपको फैलानी चाहिए। और पोलियो के जो मरीज़ हैं उनकी मिसालें दे के फैलानी चाहिए कि आप जब पोलियो के कतरे नहीं पिएंगे तो आपका मुस्तकबिल ये होगा जी। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए एक और खबर है, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है वैसे, क्योंकि यहाँ पे भी ना वो हमें जिससे अमेरिका और चाइना के दरमियान एक जंग नज़र आती है, यहाँ पे भी जंग नज़र आ रही है, क्योंकि टिकटॉक चाइना का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। चाइना जब टिकटॉक उसने लॉन्च किया तो उसके बाद टिकटॉक छा गया। मारूफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक की अगर बात की जाए तो उसको उस पर पाबंदी लगा दी गई है। 19 जनवरी को अमेरिका में उसको बंद कर दिया गया। इस फैसले की वजह अमेरिका ने बताया कि कौमी सलामती के खदशात और सार्फिन के डाटा पर चीन के साथ वाबस्तगी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लाखों अमरीकी सार्फिन इस तफरीही प्लेटफॉर्म से महरूम हुए और जो वायरल वीडियोज़ और तफरीह के लिए मशहूर था। टिकटॉक की बंदिश डाटा प्राइवेसी और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के हवाले से नई बहसों को जन्म दे रही है। एग्जैक्टली मतलब अब देखें कि इसके बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस भी मुझे लगता है कि होंगे, क्योंकि आप देखें एकदम से बंद कर देना, लेकिन वो जो वजूहात बता रहे हैं कि कुछ प्राइवेसी के, उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से कुछ अहम मसाइल हैं, तो ये सब कुछ देखते हुए जो है वो बंद कर रहे हैं 19 जनवरी से। लेकिन क्या बाकी ममालिक में भी ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हम तो कॉपी करते हैं ना हमेशा से, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में बंद हो जाएगा? यहाँ पे पहले भी कुछ पाबंदी लगाई गई, पहले नेट चलता ही नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्टली, मैं भी यही कहने वाली थी कि हमारा घूम फिर कर हमारी जो सारी बात होती है ना वो इंटरनेट पर आ जाती है। इंटरनेट होगा तो आपको तो नेट तो दूर की बात है, पिछले आप अगर 6-7 महीने से नोट करें ना, डायरेक्ट कैरियर पे फोन कॉल कनेक्ट नहीं होता पहली दफा। Exactly. एक दफा कनेक्ट हो जाए तो वो आपको 30-40 सेकंड बाद वापस डिक्लाइन करना पड़ता है, आवाज खत्म हो जाती है, फिर वापस कॉल करनी पड़ती है। और वो भी कुछ आपकी क्लैरिटी नहीं होती है आवाज में, कुछ वर्ड समझ आते हैं कुछ नहीं आते। लेकिन बहुत से सेगमेंट हम इसके ऊपर कर चुके हैं, अब तो हम भी थक गए हैं ये कह कह करके मसाइल हल हो जाने चाहिए, लेकिन अब देखते हैं कि होते हैं या फिर नहीं। और आगे बढ़ते हैं, एक आपको जबरदस्त सी खबर में कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि गजा में पाकिस्तानी परचम थामे लड़के की स्केटिंग उसने की है। और गजा की जंग गलियों में, जहां पर आपको पता है कि मलबे के ढेर हैं और कोई चलने का भी उस तरह से सही से रास्ता नहीं है। फुटेज इस वक्त वीडियो स्क्रीन पर चल रही है, आप देख सकते हैं कि इर्द गिर्द कैसा माहौल है। लेकिन मलबे के ढेरों के दरमियान एक नौजवान लड़का पाकिस्तानी परचम थामे स्केटिंग करता हुआ हमें नजर आया। ये मंजर ना सिर्फ दिल को छूने वाला था, बल्कि उम्मीद और हिम्मत का भी पैगाम देता था कि ये लम्हा गजा के अवाम को मजबूत और उनके जो इरादे हैं, उनका जो अज़्म है, एक उसकी झलक पेश करा, जो तमाम तर मुश्किलात के बावजूद अपनी शनाख्त और जज्बे को बरकरार रखे हुए हैं। और ये अमल इस बात की भी यकीन दहानी है कि आलमी बिरादरी को भी इन मजलूमों के साथ यकजहती और हिमायत का इजहार करना चाहिए, जो तबाही और मसाइब के बावजूद अपनी जिंदगी के ख्वाबों को जिंदा रखे हुए हैं, अपने जो ख्वाहिशात हैं उनको पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही जो बच्चा है जिसने पाकिस्तानी परचम जो है वो साथ लगाए हुए इस वक्त स्केटिंग कर रहे हैं, जिससे आपने बताया ना कि आलमी बिरादरी को झंझोड़ है, ये कहीं ना कहीं भी पाकिस्तान को भी झंझोड़ है, क्योंकि पाकिस्तान के जो इस वक्त बयानात हैं, बयानात की हद तक ही हम फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, अदरवाइज हम किसी भी मद में अमली तौर पे उस तरह से फ़लस्तीन को सपोर्ट नहीं कर रहे अनफॉर्चुनेटली, लेकिन वहाँ पे फिर भी लोग हमसे उम्मीदें लगाए। जी, अब एक और भी अहम मसला है जो कि दिन ब दिन सर उठा रहा है, क्योंकि मुल्क भर में गैर मेयारी और गैर कानूनी सिलेंडर, CO2 मिक्सिंग और LPG की ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। ओगरा और मुतल्लिका इदारों की टीम ने ऐसी कंपनियां और कारखानों के खिलाफ सख्त इक़दाम किए हैं जो आवाम की जिंदगियों को खतरे में डाल रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, हालिया क्रैकडाउन के नतीजे में न सिर्फ LPG की कीमतों में कमी आई है, बल्कि
सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त क़वानीन भी मुतारिफ़ कराए गए हैं और मिलावटशुदा गैस के इस्तेमाल से सिलेंडर्स के प्रेशर में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से हादसात जो है वो रुनवा होते हैं। आज के सेगमेंट में हम इसी पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल ऐसी है, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद अजमल साहब। शाहिद अजमल, आपको खुशामदीद कहते हैं, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले हमें बताइएगा कि जो क्रैकडाउन किया गया है ये किस हद तक मुतासिर है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि क्यों किया गया, क्या वजह है इसके करने की। देखें, इस वक्त मुल्क में जो है वो मुल्क भर में मिलावटशुदा एलपीजी की फरोख्त जो है वो लाखों जिंदगियों को खतरे में डाले हुए है। ना सिर्फ मिलावटशुदा एलपीजी बल्कि नाकिस जो सिलेंडर हैं वो भी इंसानी जिंदगी के लिए जो है वो शदीद खतरा है। और गैर म्यारी सिलेंडर में मिलावटशुदा एलपीजी फरोख्त करने वालों के खिलाफ पिछले दिनों जो है एलपीजी अपना ओगरा ने 2 दिन पहले जो है वो ऑपरेशन किया है और इस हवाले से स्पेशल टीमें तश्कील दी गई हैं जिन्होंने पंजाब और सिंध में खास तौर पर क्रैकडाउन करके दर्जनों कंपनी और मिलावट वाला केमिकल जो है उसको पकड़ लिया है। ओगरा का कहना था कि कार्रवाइयों में एलपीजी बोजर्स जो हैं उनसे गैस निकालकर उस पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी मिलावट की जा रही थी और ओगरा ने मिक्सिंग प्लांट और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड से भरे हुए कंटेनर जो हैं उनको कब्जे में लिया है। इसी तरह एलपीजी में कार्बन डाइऑक्साइड की मिलावट से सिलेंडर फटने की शिकायत भी सामने आई थी इन इलाकों में, जिसके बाद ओगरा ने ये ऑपरेशन किया है और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन के मुताबिक। अच्छा, शायद ये बताएं कि अब ये ओगरा का सजाओं का पैमाना क्या है, किस तरह से सजाएं दी जाएंगी और किस हद तक ये मौसर साबित हो सकती हैं? देखिए, सजाओं के हवाले से इस हवाले से कवानीन मौजूद हैं और इनको इसके ऊपर सजाएं भी दी जाती हैं, लेकिन हमेशा से ये होता है कि एक छापा पड़ता है, जिस वक्त छापा पड़ता है उस वक्त जो असल जो कल्प्रेट्स होते हैं, जो मुलजमान होते हैं, मौके पर मौजूद ही नहीं होते और जो उनके चंद मुलाजिम पकड़े जाते हैं और उसके बाद जो है उनको उनकी जमानतें हो जाती हैं और ओगरा जो है वो उस तरह से उसको परसू ही नहीं करता। और इसके हवाले से भी मुख्तलिफ जो है वो जिम्मेदारियां हैं। ओगरा कहता है कि हमारा काम सिर्फ पकड़ना है और इसके ऊपर जो मुकदमात चलाना है वो जिम्मेदारी बनती है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का जो एक्सक्लूसिव का जो डिपार्टमेंट होता है उसने इस हवाले से छापे मारने होते हैं। तो इसलिए ये जो सूरत हाल है उसमें सजाएं इसमें कम ही मिलती हैं। और मैं आपको बताऊं, जो एक तय गेज का स्टैंडर्ड साइज है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, उसके मुताबिक भी पाकिस्तान में जो है वो सिलेंडर नहीं बनते उस तरह से। और सिलेंडर जो हैं यहाँ लोकल जो लोग हैं वो आम तौर पर बनाते हैं और इसीलिए सिलेंडर फटने के सबसे ज्यादा जो वाकयात हैं वो पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं, जिससे लाखों इंसानी जिंदगियां जो हैं उनको खतरा पैदा हो रहा है। आप देखें जी कि कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा शायद मुझे ये भी बताइएगा कि ये सुनने में आ रहा है कि ये जो क्रैकडाउन हुआ इसकी वजह से अब सिलेंडर की जो कीमतें हैं, एलपीजी की जो कीमतें हैं उसमें भी कमी आई है। किस हद तक कमी आई है और ये कितना ज्यादा कमी जो है वो प्रोलॉन्ग करेगी? देखें, ये सिर्फ ओगरा की जानिब से कहा गया कि इससे एलपीजी की कीमतों में कमी आई है। क्रैकडाउन से कमी आने का मेरे नहीं ख्याल कि इससे कोई इसका ताल्लुक जुड़ता है, बस ऐसे एक प्रेस रिलीज में जारी कर देते हैं। मिलावटशुदा जो प्रेशर वाला होता है जी, देखें आमतौर पर जो है वो 900 जो होता है वो सिलेंडर का जो प्रेशर होता है एक सिलेंडर का वो 900 होता है और जब उसमें मिलावटशुदा कार्बन डाइऑक्साइड डाली जाती है तो उसका प्रेशर जो है 1200 तक चला जाता है। तो ये जो 300 का फर्क है, यानी उससे जो है 300 उससे ये होता है कि फौरी तौर पर वो सिलेंडर जो है वो फट जाता है। और खास तौर पर घरों में और होटलों में जहां आग जल रही होती है, तनूर चूल्हे जल रहे होते हैं, उनके साथ ही सिलेंडर्स को रखा जाता है, जो कि ये भी ओगरा के कवानीन की जो है वो खिलाफ वर्जी है, लेकिन वहां रखा जाता है और ये सिलेंडर्स फटते हैं और उससे ही हादसा होते हैं। अच्छा, शायद ये बताएं कि इस वक्त आवाम की आगाही के लिए एलपीजी को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने, महफूज तरीके से इस्तेमाल करने के हवाले से कौन सी मुहिम, कैंपेन्स वगैरह कुछ चल रही हैं या फिर मजीद इसके ऊपर कैंपेन्स चलाने की भी जरूरत होगी? क्या कुछ इत्तलात हैं आपके पास जराए से? एलपीजी के हवाले से जी बिल्कुल देखें, ओगरा हर साल जो है इस हवाले से कैंपेन चलाता है, इश्तिहारात देता है अखबारात में, टीवी चैनल्स पर और सोशल मीडिया पर जो है ओगरा जो है इस हवाले से कैंपेन चलाता है। जबकि इसके अलावा जो है ये जो गैस कंपनियां हैं उनकी ट्रेनिंग की जाती है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाती है कि जब वो सिलेंडर कंज्यूमर को आगे फरोख्त करे तो वो आगे उनको उसके साथ एक पूरा पंफलेट दिया जाता है और उनको इसके ऊपर तरबियत दें और उनको आगाह करें कि ये एहतियाती तदबीर इख्तियार करके आप जो हैं इससे बच सकते हैं।
लेकिन क्योंकि उस तरह से अवाम को हमारे यहाँ जिस तरह कंपेन चलाई जाती है, आपको उसका इल्म है, उस तरह से नहीं हो पाती मौसर और अंदाज में, जिसकी वजह से ये हादसा होते हैं। इन हादसा को हम मिनिमाइज कर सकते हैं और मजीद कम कर सकते हैं। जिस तरह आप देखें कि गैस सिलेंडर जो है, एलपीजी के सिलेंडर जो है वो गाड़ियों में इस्तेमाल होते हैं। ये जहाँ सीएनजी के सिलेंडर इस्तेमाल होने चाहिए वहाँ एलपीजी के सिलेंडर रख लिए जाते हैं, जो कि आप समझ लें कि आप गाड़ी के अंदर जहाँ 50 सवारियां या 20-30 सवारियां बैठी होती हैं तो एक पूरा बॉम्ब आपने जो है वो गाड़ी के अंदर नस्ब कर लेते हैं जब आप एलपीजी का सिलेंडर उसके अंदर रखते हैं। इस हवाले से भी ओगरा जो है मुहिम तो चलाता है, लेकिन ओगरा की टीम इंतहाई छोटी टीम होती है। इसके लिए जिले इंतजामिया जो है उनके डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, उनको छापे मारने चाहिए। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि आपकी मौजूदगी का फायदा उठाना चाह रहा हूँ, मुझे ईरान से और तुर्कमेनिस्तान से भी एलपीजी हम दरामद करने की सोच रहे हैं, कुछ कर भी रहे हैं, उससे कितना ज्यादा एलपीजी की क्वालिटी में फर्क आएगा और कितना ज्यादा मेयार बेहतर होगा? देखें, तुर्कमेनिस्तान से और ईरान से तो जो है गैस आती है, जो एलपीजी हम लेते हैं वो बार्टर सिस्टम के तहत लेते हैं उस तरह से, क्योंकि बायलैटरल हम नहीं ले सकते क्योंकि उस पर ईरान पर इस वक्त पाबंदियां हैं ट्रेड के हवाले से। लेकिन तुर्कमेनिस्तान से अभी पाकिस्तान का जो मुआहिदा होने जा रहा है उस उधर से हम एलपीजी और एलपीजी के साथ साथ एलएनजी के जो मुआहिदे जो हैं वो नए होने जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हुकूमत हमारे सिर्फ कतर के साथ जो है वो मुआहिदे थे एलएनजी के हवाले से। एलपीजी के हवाले से जो है वो हम ईरान से जो है तुर्कमेनिस्तान से एलपीजी लेने के लिए जो हमारा मुआहिदा हुआ है वो पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम भी है। इससे पाकिस्तान के खित्ते के अंदर भी ताल्लुकात मजबूत होंगे और इससे ये भी होगा कि पाकिस्तान के अंदर एलपीजी जो है उसकी कीमतें मुनासिब रेट्स पर आ जाएंगी और कीमतें जो है वो कम हो जाएंगी। उससे पाकिस्तान के जो सार्फिन है उनको सस्ती गैस मिल सकेगी। क्योंकि शायद अजमल, इन तमाम तर सूरत हाल पर आपकी ये बीट भी है, गहरी नज़र भी रखते हैं, ज़राए से भी आपके पास खबरें होंगी, बातचीत भी होती रही होगी। अब ये बताएं कि इसके मयार की बेहतरी के लिए किन किन पहलुओं पर मजीद काम करने की ज़रूरत है? देखिए, जिस तरह अभी ओगरा ने छापे मारे हैं, उनके सैंपल अभी भिजवाए हैं लेबॉर्ट्रीज को चेक करने के लिए। तो इस पहली बात तो यह है कि जब तक इम्प्लीमेंटेशन और ये जो हमारे सर्विलेंस का सिस्टम मजबूत नहीं होगा उस वक्त तक जो है हम ना तो सार्फिन को म्यारी गैस दे सकेंगे और ना हम ये जो हादसात होते हैं इनसे बच सकेंगे। सबसे पहली बात यह है कि जो कंपनियां हैं जो एलपीजी फराहम करती हैं अपने डीलर्स को, और डीलर्स जब देते हैं सार्फिन को, तो इन दो सतह पर जो है हमें मौसर इकदाम करने की जरूरत है। फिर जो हमारे सर्विलेंस के लोग हैं उनको नजर रखनी चाहिए कि कहाँ से ये दो गैर म्यारी जो वो हैं सिलेंडर आ रहे हैं, उनमें कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड भरी जा रही है, उनका निगरानी रखना इंतहाई अहम है। जब तक हमारी यहाँ लोकल जो मकामी इंतजामिया है वो मौसर इकदाम नहीं करेगी, हम इन हादसात से नहीं बच सकेंगे और सार्फिन को म्यारी गैस नहीं मिल सकेगी। तो सबसे पहले जो एलपीजी कंपनियां हैं वो अपने जो स्टैंडर्ड हैं उनको म्यारी बनाएं और दूसरी सतह पर जो जिले इंतजामिया है वो अपने। शायद थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। शायद अजमल हमारे साथ मौजूद थे। इससे पहले गजल हमारे पास इरफान खोकर साहब हैं जो कि चेयरमैन हैं एलपीजी एसोसिएशन पाकिस्तान के। उन्होंने बातचीत करनी थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली सुबह भी हमारी टीम की उनसे बात हुई, लेकिन जब वक्त क़याम आया तो वो शायद सजदे में गिर गए। हमारे साथ वो आज शामिल नहीं हुआ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मुल्की सियासत में इस वक्त क्या हो रहा है, थोड़ी सी हलचल मची हुई है क्योंकि कल आखिरकार मुलाकात की इजाज़त मिल गई और मुलाकात के बाद बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स भी सामने आई, चाहे वो हामिद रजा हों, फैसल वावदा हों या फिर ख्वाजा आसिफ साहब हों। सब ने अपनी कुछ स्टेटमेंट्स तो दी हैं और कहा जा रहा है कि अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जाता, हामिद रजा ने कहा, तो फिर जो मुज़ाकरात में थोड़ी सी खलल पड़ सकती है और आज 190 मिलियन पाउंड का फैसला भी आना है। उस हवाले से भी नफरी तैनात कर दी गई है। उस हवाले से एक बारी नफरी तैनात की गई अडियाला जेल के बाहर। तो उम्मीद ये की जा सकती है कि इस फैसले को मजीद डिले नहीं किया जाएगा, जिस तरह के इंतजाम हमें अडियाला के बाहर नजर आ रहे हैं। तमाम तर सूरत हाल पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार शौकत पराचा साहब। पराचा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुलाकात तो हो चुकी है खान साहब के साथ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखना ये है कि मुलाकात के बाद जो तहरीक इंसाफ है वो और एग्रेसिव टोन के साथ आ रही है कि 31 जनवरी तक मुलाकात, ये जुडिशल कमीशन ना हुआ तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कोई पॉजिटिविटी की तरफ मामला जाते हुए नजर नहीं आ रहे। बहुत शुक्रिया जी। अग्रेसिव पीटीआई कब नहीं थी? क्या 9 मई को पीटीआई अग्रेसिव नहीं थी? अक्टूबर में पीटीआई अग्रेसिव नहीं थी? नवंबर में पीटीआई अग्रेसिव नहीं थी? या 25 मई 2022 को पीटीआई अग्रेसिव नहीं थी? पीटीआई हमेशा अग्रेसिव रही है। उनका जो डीएनए है पॉलिटिक्स का उसमें एग्रेशन भरी हुई है। उनको जब ग्रूमिंग हो रही थी उनकी 2011
अक्टूबर के बाद, तो उसमें यही था कि आपने बस चढ़ाई करनी है। लेकिन ये जो उम्मीद की किरण आपने कहा, देखें डिस्पाइट ऑल ऑड्स, और आज फैसला भी आना मुतवक्को है। कल जब मुज़ाकराती टीम की खान साहब के साथ मुलाकात हुई, ये मामला डिस्कस हुआ कि 190 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड का फैसला भी कल आएगा। लेकिन इसके बावजूद पीटीआई अगले राउंड, मुज़ाकरात के तीसरे राउंड के लिए तैयार है। वो बेशक अपनी शराइत लेके आ रहे हैं, वो कह रहे हैं 31 जनवरी तक ये मामला पूरे होने चाहिए, या उन्होंने कहा कि हमारे जो 2 मुतालबात हैं उन पर पेशरफ्त के हवाले से हुकूमत तहरीरी प्रूफ दे। लेकिन बात अच्छी जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो यही है कि तीसरे राउंड के लिए खान साहब ने उनको भेजा है। जब आप अक्रॉस द टेबल बैठते हैं, आपके मुतालबात, ज़ाहिर है हुकूमत ने कहा था तहरीरी मुतालबात ले हैं, अब पता नहीं जब ये लिख के देते हैं तो सिर्फ यही 2 मुतालबात रहते हैं या बाकी कुछ आ सकते हैं मुतालबात, वो देखना बाकी है। और अगर इन्हीं 2 मुतालबात की बात की जाए, नंबर 1 सारा तो जुडिशल प्रोसेस है ना, कैदियों को छोड़ना, कैदियों को अंदर रखना, कैदियों को सजा सुनाना लिया का काम है। अब आप इन अदालतों पे, मसलन सुबह अफजल मजोका साहब एडिशनल सेशन जज हैं, उन्होंने एक ऑर्डर पास किया, बुशरा बेगम की वो कैंसिल कर दी जमानतें, अबूरी जमानतें। तो जुडिशल प्रोसेस है, आप जुडिशल प्रोसेस में यहाँ एतराज करें, लेकिन जब आप कहते हैं कि जी जुडिशल कमीशन बना दिया जाए 9 मई का, 26 नवंबर का, वो भी तो अदालतें ही हैं ना, वो भी तो जजेज ही हैं। लिहाजा उसी मामले की तरफ जो हुकूमत कहती है कि जी ये अदालतों ने फैसला करने हैं, पीटीआई जरा आगे बढ़ के कह देती है कि कमीशन बना। अच्छा शौकत साहब, अब आप समझते हैं कि जिस तरह से अभी आपने भी खुद बात की, एग्रेशन के हवाले से भी हमने बात की, लेकिन अब मुलाकात तो हो गई, अब थर्ड सेशन भी कॉल हो जाएगा, इमरान खान ने भेज भी दिया टीम को मुज़ाकरात के लिए। इस दौरान हमें कोई पॉज नज़र आ सकता है ट्वीट्स में, जिस तरह से हमने देखा कि पिछले दिनों की बात है कि मुसलसल एक ट्वीट्स का सिलसिला जारी था, क्योंकि ये भी एक तो फेयर असेसमेंट है कि यहाँ से भी थोड़ी सी रोकथाम होनी चाहिए। वो डीएनए में नहीं है रोकथाम। अच्छा यानी फवाद चौधरी साहब 4 दिन पहले मिले थे, फवाद चौधरी साहब 4 दिन मिले थे पहले। फवाद चौधरी साहब ने एग्जैक्टली यही बात की थी खान साहब से कि आप मेहरबानी करें, जरा हल्का हाथ रखा करें। इसी 6 जनवरी के ट्वीट के हवाले से बात की गई थी, और 6 जनवरी का ट्वीट सीधा सीधा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर सैयद के खिलाफ था, उसमें कोई लगी लिपटी नहीं थी। आगे से खान साहब ने फवाद चौधरी को जवाब दिया कि देखें जो कुछ हो रहा है वो हो तो उधर से ही रहा है मेरे खिलाफ या मेरे बरकत के खिलाफ, या जो कुछ हो रहा है तो मैं कैसे चुप रहूं। तो लिहाजा मुझे नहीं लगता कि खान साहब, हाँ अलबत्ता कुछ रियायत मिलती नजर आ जाती, कि कुछ एनआरओ तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन कुछ ना कुछ अगर ईज होता नजर आता तो वहाँ खान साहब एक पॉज दे दिया करते हैं, रुकते नहीं है। तो लिहाजा अगर कोई ये समझे, हुकूमती बेंचेज ये समझे कि खान साहब ट्वीट से बाज आ जाएंगे या उनकी पार्टी की एग्रेशन खत्म हो जाएगी, मेरे नजदीक वो पार्टी तो खत्म हो सकती है, एग्रेशन खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी जो एवोल्यूशन हुई है, जेनेसिस है, वो सारी इसी प्रोसेस से हुआ है कि आपने बस चढ़ाई करनी, आपने बस चढ़ाई करनी है, चोर बोलना है, फलां करना है, फलां करना है। अच्छा प्राज साहब, मुझे ये बताइएगा कि मुज़ाकरात से कुछ आपको निकलता हुआ नजर आ रहा है, या फिर ये गोरख धंधा है, इसी तरह से एक पॉज आएगा और उस पॉज के बाद फिर मुलाकात होगी, फिर उसके बाद कोई तीसरा सेशन या फिर चौथा या फिर पांचवा सेशन हमें देखने को मिलेगा? चौथा पांचवा तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि 31 जनवरी आखिरी है। और मुझे, और खुद पीटीआई वाले लोग भी कह रहे हैं कि अब जो तीसरा होगा शायद ये लास्ट होगा। एक और भी तो फैक्टर है ना जिसकी तरफ दोनों देख रहे हैं, और वो फैक्टर है डोनाल्ड ट्रंप। पीटीआई वाले अंदर से तो बड़े खुश हैं कि ट्रंप आ गया, तो ट्रंप मिरेकल्स जो है वो क्रिएट करेगा इनके लिए। हुकूमत भी कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, हुकूमत मीन ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है, ये वो भी देख रहे हैं कि किस हद तक डोनाल्ड ट्रंप बात करते हैं या उनकी इंतजामिया बात करती है। अभी लेकिन तक सर तो कल फैसल बावडा ने भी तो बात की थी, उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, मामलात हल हो जाएंगे डिप्लोमेसी, और जैसे ही आ जाएंगे ट्रंप तो बैठ कर बातचीत हल हो जाएगी, कोई परेशानी की बात नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का खुद अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को भी इल्म नहीं होता कि वो किसी वक्त क्या कहते। क्या हो सकता है? आपको याद है, तो आपको याद है 2017 या 18 थी,
या 19 थी, सुबह सुबह 1 जनवरी को एक ट्वीट आया था और यकीन माने पूरा स्टेट डिपार्टमेंट परेशान था, पूरा पेंटागन परेशान था। ये वो कहते रहे बाद में कि किसी से मशवरा किए बगैर ये पाकिस्तान के खिलाफ ट्वीट कर दिया गया। तो अब तो देखे ना, उस डोनाल्ड ट्रंप को खुद को मुजरम करार दे दिया वहां की एक अदालत ने। अमेरिकी एक अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स उसको मुजरिम करार दे दिया। तो वहां का एक मुजरिम यहाँ कैसे रिलीफ दिलाएगा, ये बड़ी अभी आने वाले दिन और हफ्ते जो हैं इसको एक्सप्लेन करेंगे। बड़ी दिलचस्प सिचुएशन बहरहाल बनी हुई। लेकिन पराग साहब, ये जो सिचुएशन है डोनाल्ड ट्रंप को लेके, क्योंकि हम समझ ये रहे थे कि अमेरिका के अपने हालात बहुत ख़राब है, वो शायद अमेरिका के इंटरनल हालात पे फोकस करेंगे, लेकिन गजा के हवाले से भी वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, ग्रेनल का स्टेटमेंट आ गया, तो कहीं ना कहीं पे वो इंटरफेयर तो करेंगे। नहीं, गजा को छोड़े, वो कहते हैं कनाडा मेरा हिस्सा है। कनाडा हाँ। जो है वो अमेरिका का हिस्सा है। 1812 में कैनेडियन ने अमेरिकियों को बड़ी शिकस्त दी थी। फिर अमेरिकियों ने अपनी, उससे पहले बरतानिया से आज़ादी हासिल की थी, लेकिन बाद में अमेरिका सुपर पावर बन गया, न्यूक्लियर वेपन आ गए। कनाडा के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, लेकिन कनाडा एक कौम है, तो लिहाजा ये गजा पे स्टेटमेंट आए या रिचर्ड ग्रेनल की आए। एक ग्रीनलैंड के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप वहां पहुंच भी गया। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि ये भी अमेरिका का हिस्सा होना चाहिए। तो लिहाजा मैं कह रहा हूं कि अनप्रिडिक्टेबल है, और इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका के अंदर बड़े मसाइल हैं, उनकी इकानमी है, उनकी प्रोडक्टिविटी है, वहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट है। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो वहां बनेगा डोनाल्ड ट्रंप को, माइंड माय वर्ड्स, वो डोनाल्ड ट्रंप और वहां की एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात का है। अभी से ट्रंप कह रहा है या एलन मस्क कह रहा है या दूसरे जो इसके साथी हैं वो कह रहे हैं कि जी करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, एस्टेब्लिशमेंट है, करप्ट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, हमने इससे निजात हासिल करना है। तो बराह रास्त अगर वहाँ उनकी एस्टेब्लिशमेंट और डोनाल्ड ट्रंप की लड़ाई शुरू हो जाती है, जो कि यकीनी है, तो फिर पाकिस्तान नहीं होगा तवज्जो का मरकज, फिर वो अपने मसाइल में डोनाल्ड ट्रंप साहब फंसे रहेंगे। अच्छा शौकत साहब, आखिर में अब बताएं कि अब ये जो नफरी तैनात है और एक्सपेक्ट भी किया जा रहा है कि आज फैसला आ जाएगा, क्या आपकी प्रेडिक्शंस है, क्या होने जा रहा है? मैं वैसे एक जर्नलिस्ट हूँ, वर्किंग जर्नलिस्ट हूँ, तो मैं काइट फ्लाइंग नहीं किया करता जब तक मेरे पास सॉलिड इंफॉर्मेशन ना हो। लेकिन इसमें इतना जरूर है कि शेर अफजल मरवत साहब भी कह गए कि हमें जी लगता है सजा हो जाएगी। अलीमा खान साहिबा कह गई कि लगता है सजा हो जाएगी। ख्वाजा आसिफ साहब कह गए सजा हो जाएगी। फैसल वाडा साहब कह गए सजा हो जाएगी। वैसे कल जो मुलाकात हुई मुज़ाकराती टीम के साथ, उसमें से एक साहब गुज़श्ता रात मेरे शो में थे, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब। तो मैंने ये उनसे पूछा कि क्या 190 मिलियन केस वाला मामला भी खान साहब से डिस्कस हुआ और खान साहब की क्या राय थी। तो उन्होंने कंफर्म किया, राजा नासिर अब्बास साहब ने, कि हाँ ये मामला डिस्कस हुआ था और खान साहब को भी अंदर से मालूम है बकौल उनके कि ये मुझे जरूर सजा देंगे। तो लिहाजा एक जो हवा बन गई है, जो कंसेंसस बन गया है, वो तो यही लगता है कि खान साहब के खिलाफ फैसला आएगा, क्योंकि उस वक्त की काबीना के अरकान फवाद चौधरी साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, फैसल वाडा साहब ने कल बात कर दी, शेख रशीद साहब कह गए, कहते रहे कि हमने मना किया था खान साहब को कि ये ना करें क्योंकि ये आपके गले पड़ गया, और आज लगता है वो गले पड़ जाए। चलें, थैंक यू सो मच। शौकत पराचा साहब हमारे साथ थे। लेट्स सी कि अब इसके ऊपर फैसला क्या आता है अब से अगले आने वाले कुछ घंटों में। बिल्कुल ऐसे यहाँ पे वक्त वो चाहता है एक शॉर्ट से कमर्शियल ब्रेक लेते वापस आते हैं। स्टे विद अस। सेगमेंट में हम बात करेंगे पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान होने वाली दिलचस्प टेस्ट सीरीज़ के बारे में, जो कि 17 जनवरी से मुल्तान के न्यास स्टेडियम में शुरू होने वाली है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 15 रुकनी स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया और अहम तब्दीलियां भी की गई हैं। इस सीरीज़ में किन खिलाड़ियों पर भरोसा किया गया है, किन्हें आराम दिया गया है और फैसले के मुमकिन असरात क्या हो सकते हैं, इस पर हम हसनैन बात करेंगे। जी ऐसे हमारे साथ मारूफ क्रिकेट तजिया निगार सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट माजिद भट्टी साहब मौजूद हैं। माजिद साहब, सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग। और सेकेंडली, बड़ी तब्दीलियां की गई हैं, क्या ये तब्दीलियां ठीक हैं? क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ पे हमारी टीम अलग होती है, सेना कंट्रीज में अलग होती है, और यही चीज़ हम तवक्को कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से काफ़ी अरसे से। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया हसनैन साहब आपका, और आप दोनों को भी सुबह खैर। देखें, तब्दीलियां इसलिए भी की जाती हैं कि अभी जिस तरह हम साउथ अफ्रीका में खेल रहे थे तो वहाँ की
कंडीशन, पिचेस बिल्कुल मुख्तलिफ थी। अब पाकिस्तान में आपको पता है कि एक तो होम एडवांटेज हम लोग हासिल करने की कोशिश करते हैं, और हमारा होम एडवांटेज जिसमें हम वेस्ट इंडीज को काबू कर सकते हैं वो स्पिन अटैक है। तो यही वजह है कि पाकिस्तान ने, आप देखें जो 15 रुकनी स्क्वाड है उसमें हमारे पास नुमान अली और साजिद खान तो अभी इंग्लैंड की जो सीरीज थी उसमें भी थे। अबरार अहमद तीसरा स्पिनर डाला गया, उसके बाद फिर सलमान अली आगा हमारे पास मौजूद है, थोड़ी बहुत बॉलिंग सऊद शकील भी करवा लेते हैं। तो मुझे लग रहा है कि मुल्तान में ये जो 2 टेस्ट मैच होंगे, पाकिस्तानी स्पिनर्स वर्सेस वेस्ट इंडीज बैटर्स, ये एक इम्तिहान होगा। लेकिन मैं एक और भी बात आ रही है कि चले हम अपने स्पिन अटैक से वेस्ट इंडीज को हरा देते हैं, लेकिन हमारे जो नंबर 1 बैट्समैन है, बल्कि दुनिया के जो बड़े बैट्समैन है बाबर आजम, उनका स्पिन बॉलिंग के खिलाफ ट्रैक रिकॉर्ड कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। तो बाबर आजम के लिए भी एक मुश्किल सूरत हाल होगी कि बाबर आजम को भी अपने आप को मनवाना होगा। यहाँ हमें फास्ट बॉलिंग में ना शाहिन शाह अफरीदी नजर आ रहे हैं, ना नसीम शाह नजर आ रहे हैं, ना हारिस रऊफ नजर आ रहे हैं। खुर्रम शहजाद और मोहम्मद अली ये हमारे पेस अटैक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद पाकिस्तान 3 स्पिनर और 1 फास्ट बॉलर के साथ जो 11 उतारेगा। लेकिन वेस्ट इंडीज की टीम का भी अगर हम जायजा लें तो ये वो वेस्ट इंडीज की टीम नहीं है जो 70s में और 80s की वेस्ट इंडीज की टीम थी। Exactly. अगर इस वक्त हम आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल देखें, वेस्ट इंडीज 9वें नंबर पर है, हम 8वें नंबर पर हैं। तो बॉटम की जो 2 टीमें हैं, ये जो साइकिल खत्म हो रहा है, इसकी ये पाकिस्तान की तो आखिरी सीरीज है। तो देखना है कि पाकिस्तान कुछ नए लड़कों को मौका देता है। मेरे ख्याल में हुरैरा एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने अभी साइड मैच में भी दोनों इनिंग में 50+ बनाए इस्लामाबाद क्लब में। ओपनर हुरैरा को मुझे लग रहा है कि मौका दिया जाएगा, क्योंकि साइम अयूब तो ओपनिंग स्लॉट के लिए अवेलेबल नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हुरैरा और अब्दुल्ला शफीक जो है ये पाकिस्तान की इनिंग्स का आगाज करेंगे। अच्छा भट्टी साहब, जिस तरह से अभी आपने बाबर आजम के हवाले से बात की ना, उनके ऊपर बहुत इससे पहले भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हुआ है, और यकीनी तौर पर अब उनको अपने आप को मनवाना होगा, उनके रन्स आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आपने मोहम्मद हुरैरा की बात की, इसके साथ इमामुल हक हैं, उनकी भी वापसी को आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये मजबूत होगी बैटिंग लाइन? ये फैसला ठीक है? देखिए, इमामुल हक भी ओपनर है, हुरैरा भी ओपनर है और अब्दुल्ला शफीक भी ओपनर है। अब्दुल्ला शफीक ने अभी जो वनडे सीरीज थी उसमें 3 मुसलसल इनिंग्स में वो 0 पर आउट हुए। तो या तो फिर अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप किया जाए तो इमामुल हक खेलते हैं। लेकिन जो हमारी टेस्ट टीम हमने पिछले कोई 1.5 साल से खिला रहे हैं, तो अब्दुल्ला शफीक तो रेगुलर टेस्ट टीम के मेंबर हैं। तो इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगी। मेरे ख्याल में हुरैरा इस वक्त फॉर्म में है, डिजर्व करते हैं। तो एक यंगस्टर को मौका देके ट्राई तो करें कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट का मटेरियल है या नहीं है। अगर इमामुल हक खेलते हैं तो फिर आपको अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप करने पड़ेगा। नीचे फिर हमारे पास बाबर आजम है, सऊद शकील है, मोहम्मद रिजवान है, सलमान अली आगा है। तो हमारे पास कामरान गुलाम है। तो बैटिंग तो हमारे पास अच्छी खासी लंबी बैटिंग लाइनअप है। लेकिन ओपनिंग स्लॉट ऐसी है जिसमें हमें, मुझे लग रहा है कि तजर्बा करना चाहिए। बल्कि एक आध अगर यंगस्टर्स को और मौका मिल जाए तो होम सीरीज है, थोड़ी सी निस्बतन कमजोर टीम है, इसके खिलाफ तजर्बात कर लिए जाए तो बेहतर है। क्योंकि अब देखें ना, ये इन 2 टेस्ट मैचों के बाद पाकिस्तान की अगली जो टेस्ट सीरीज है वो अक्टूबर में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका होगी। तो जनवरी से लेके अक्टूबर तक पाकिस्तान के पास फिर टेस्ट मैच नहीं है, फिर हम वनडे और T20 खेलते रहेंगे। ठीक हो गया। अच्छा माजिद भट्ट साहब, थोड़ा सा अब टेस्ट क्रिकेट से आगे बढ़ते हुए चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बात की जाए तो मोरलेस तमाम टीमें आहिस्ता आहिस्ता से अपना स्क्वाड सामने ला रही हैं। पाकिस्तान का भी स्क्वाड सामने आया है, मुमकिन स्क्वाड की बात की जा रही है, उसमें बहुत सारे लोग हैं। इमामुल हक की वापसी की बात की जा रही है। इससे पहले वाले स्क्वाड में शादाब खान की वापसी की बात की जा रही थी। तो कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो मुमकिन तौर पर हम चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में देखेंगे? देखिए अफजल साहब, एक तो हमें जो इस वक्त मुश्किल पेश आई है वो पेश आ रही है साइम अयूब की इंजरी की वजह से। कि साइम अयूब, लेकिन अगर हमने टीम अनाउंस करनी है तो साइम अयूब का नाम डाल दें, उसमें लिख दें सब्जेक्ट टू फिटनेस। अगर वो अनफिट हो गए तो पाकिस्तान को रिप्लेसमेंट मिल जाएगा।
मेरे ख्याल में अभी जो रिसेंटली हमने देखा है, हमारे जिन यंग स्पिनर्स ने परफॉर्म किया है, जिसमें अबरार थे, सुफियान मुकीम है, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब हमें शादाब खान की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन ओपनिंग स्लॉट ऐसी है कि वहां पर चूंकि अब्दुल्ला शफीक साउथ अफ्रीका में नाकाम रहे हैं, तो ओपनिंग स्लॉट में हमें मेरा ख्याल में ट्राई कर लेना चाहिए इमाम उल हक को। देखें, इमाम उल हक वैसे भी पुराने प्लेयर हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, उनको मौका दे के देख लें। होम कंडीशन पे मेरा ख्याल में वो अच्छे साबित हो सकते हैं। लेकिन साइम अयूब का एक बड़ा सेटबैक है। लेकिन क्रिकेट की अगर हम जब हसनैन साहब बात कर रहे हैं, तो असल जो मामला है ना, वो आज पीएसएल का ड्राफ्ट होने जा रहा है लाहौर में। एग्जैक्टली ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। मैं इंटरेस्टिंग इसलिए कह रहा हूं कि ये हमारी वो प्रोडक्ट है, ये 10वें साल का पीएसएल होना है 2025 में, कि ये वो प्रोडक्ट है जिसपे हम फख्र करते थे कि हमारे यहाँ क्रिकेट भी हो रही, लेकिन पीएसएल हो रही है। लेकिन इस साल हम पीएसएल को करवा रहे हैं आईपीएल वाली विंडो में, मतलब आईपीएल और पीएसएल एक ही वक्त में हो रहे हैं। तो दुनिया के बहुत सारे बड़े प्लेयर्स जो हैं वो आईपीएल में चले गए। जाहिर है वहां पैसा बहुत ज्यादा है। और आज देखना यह है कि जब ड्राफ्ट कंप्लीट होता है, तो दुनिया के कौन कौन से बड़े नाम हैं जो पाकिस्तान को मिल सकते हैं। क्योंकि मोस्टली जो बड़े प्लेयर हैं वो तो इंडियन प्रीमियर लीग में हमने देखा कि वहां पर ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं। तो ये मेरे ख्याल में जिन लोगों ने भी डिजाइन किया इस साल पीएसएल का टाइम, एक तो चैंपियंस ट्रॉफी भी उसमें एक वजह थी, लेकिन मेरे ख्याल में दानिशमंदी नहीं थी कि आप जाके दीवार से सर मार लें और कह लें कि देखें कि दीवार पे हमारे सर पे असर होता है या नहीं होता। मेरे ख्याल में अगर इसकी विंडो चेंज हो जाती तो ज्यादा बेहतर था। लेकिन थोड़ा सा मेरे ख्याल में सेटबैक होगा कि बहुत सारे बड़े प्लेयर जो माजी में पाकिस्तान आते रहे, वो शायद इस बार हम उनको एक्शन में नहीं देखेंगे पीएसएल में। एग्जैक्टली। अच्छा भट्टी साहब, अब जिस तरह से ये आपने बात तो की है, पीएसएल भी है, आईपीएल भी है, ये भी थोड़ा सा बताइएगा क्या इनसाइड है इस हवाले से आपकी? कजाफी स्टेडियम के ऊपर भी बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं और कराची स्टेडियम के हवाले से भी कहाँ तक तैयारी पहुंची? देखिए जी, कराची तो मैं तकरीबन रोज ही उसके पास से मेरा गुजरना होता है। बाहर से तो बिल्डिंग खड़ी हुई नजर आ रही है, लेकिन जो अंदर से हमने देखा है, या फुटेजेस भी आ रही हैं, लाहौर की भी फुटेजेस, तो फिनिशिंग का काम बाकी है। तो जो पीसीबी ने टाइम दिया था वो तो दिया था, पहले 31 दिसंबर का दिया था, अब 25 जनवरी का दिया है। देखिए शायद फिनिशिंग हो जाए, लेकिन ग्राउंड के अंदर आउटफील्ड जो होती है जिसमें क्रिकेट होती है, अब आउटफील्ड पे मैंने देखा कि 25-25 लोग जो जूते पहनकर चल रहे हैं, वहां पर मशीनरी भी मूव हो रही है, सामान भी पड़ा हुआ है। तो मेरा ख्याल में बहुत आसान नहीं है कि हम ग्राउंड्स को कंप्लीट कर लें, और कंप्लीट करने के बाद उन ग्राउंड्स को इंटरनेशनल लेवल के मुताबिक उसके आउटफील्ड वगैरह को मेंटेन करना नामुमकिन नहीं है। लेकिन मुश्किल टास्क है। बहरहाल मोहसिन नकवी साहब को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने थोड़े से वक्त में इतना सारा काम ले लिया, और वो काम तेजी से चल भी रहा है। फिर जो लाहौर में जो सबसे एक मेन मसला है, वो मौसम आड़े आया हुआ है कि मौसम जो है वो आपको पता है कि सर्दी बहुत ज्यादा है, धुंध आजकल पड़ रही है, काम रुका हुआ ना, तो फिनिशिंग का काम है। अब आज जो है वो 13 तारीख हो गई, तो अब 12 दिन के अंदर क्या हम कदाफी स्टेडियम को उस शेप में देख सकेंगे जहां पीसीबी कह रही थी? तो आईसीसी की टीम भी विजिट कर रही है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है कि वक्त पर हम ग्राउंड कंप्लीट करें। ये जो आपने पॉइंट बताया ना भट्टी साहब, ये जो आपने पॉइंट बताया, ये $1 मिलियन पॉइंट है कि आईसीसी की टीम भी विजिट कर रही है, क्योंकि हमारे पड़ोस में इस तरह का प्रोपेगेंडा होना स्टार्ट हो चुका है कि हो सकता है कि सारी की सारी चैंपियंस ट्रॉफी यूएई में मुंतकिल हो जाए। क्या इस तरह की कुछ चीज आप देख रहे हैं अगर ग्राउंड रेडी ना हुए तो? देखिए, हमारे पड़ोसी जो सहाफी थे ना, वो पहले तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया की सीरीज में बिजी रहे, फिर जब उनको वहां 3-1 से शिकस्त हो गई, तो उन्होंने फिर 7-8-10 दिन अपने प्लेयर्स का पोस्टमार्टम किया, उनकी धज्जियां उड़ाई। अब वहां से भी वो फारिग हो गए, उनके पास तो क्रिकेट हो नहीं रही, तो अब वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा पे मसरूफ हो गए। लेकिन मेरा सिर्फ एक ये सवाल है पीसीबी से कि अगर हमने इन ग्राउंड्स को रेनोवेट करना था या इनको असर नो तामीर करना था, तो ये काम 2-4 महीने पहले शुरू हो जाता, ताकि बिल्कुल एन वक्त पे जब हम नुक्कड़ पे पहुंच गए
उस वक्त ये काम क्यों कंप्लीट हम करके दे रहे हैं? थोड़ा सा पहले अगर कंप्लीट हो जाता तो दूसरों को भी बात करने का मौका नहीं मिलता। लेकिन मेरे ख्याल में मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पूरा चैंपियंस ट्रॉफी के जो 10-11 मैचेस हैं ये पाकिस्तान में ही होंगे। ये प्रोपेगेंडा तो इंडियंस आपको पता है कि हमेशा करते हैं और करते रहेंगे। उनका चूरन तभी बिकता है जब वो पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करें, तो ये उसी सिलसिले की कड़ी है। लेकिन उम्मीद यही है, मोहसिन नकवी साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, आप क्योंकि मॉर्निंग शो करते हैं, जब वो चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, वहां भी उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो थे वो इसी तरह कंप्लीट किए। Exactly. लेकिन क्रिकेट में और अंडर पासेस और फ्लाईओवर्स में थोड़ा सा फर्क है। उम्मीद यही है कि वो अपने इस रिकॉर्ड को बरकरार रखते हुए वो जो मोहसिन स्पीड कहते थे उसके मुताबिक ये प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल ऐसे है। भट्टी साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए बहुत सी चीजें जो आपसे पूछनी है। पीएसएल उन्होंने बात की, तो पीएसएल पे अब हम डिटेल में बात करेंगे। आप थोड़ा सा ये भी बता दें कि डेविड वार्नर और केन विलियमसन जैसे बड़े नाम शामिल हो रहे हैं इस दफा पीएसएल में, कैसे देखते हैं आप इनको? देखें, डेविड वार्नर तो आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में तो रिटायर हो गए। जी जी। तो डेविड वार्नर को तो मैं इतना मैटर नहीं करता, लेकिन केन विलियमसन बहरहाल एक बड़ा नाम है। तो यही मैंने कहा ना कि आज जब ड्राफ्ट होगा और टीमें बनेंगी तो उसमें हमें देखना है कि कौन किस टीम में किस पोजीशन पर होगा, क्योंकि इस बार हमारे जो 5 फ्रेंचाइजीज हैं उनमें भी काफी तब्दीलियां नजर आ रही है। सरफराज अहमद जो 9 साल तक कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ रहे वो अलग हो गए। शोएब मलिक वो कराची किंग्स को छोड़ के चले गए। तो अब देखना है कि कप्तान किस टीम का कौन होता है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। फिर कौन टीम किस फॉरेन प्लेयर को चुनती है, क्योंकि यहाँ पर जब ड्राफ्ट हो रहा होता है तो वहां आपकी काबिलियत ये होती है कि आपको किसी ऐसे प्लेयर को लेना पड़ता है जो आपकी टीम में परफेक्ट तौर पर फिट हो सके। तो आज जब ड्राफ्ट अभी 12:30 बजे कि आज वैसे भी आपको पता है कि पॉलिटिकल सिनेरियो काफी हाई है, और फिर वहां पर 12 बजे ड्राफ्ट शुरू हो जाना है, 11 बजे अडियाला में एक और फैसला आना है। तो आज जरा मैं तो ये समझ रहा था हमारा सेगमेंट ड्रॉप ना हो जाए। अच्छा हुआ जल्दी हो जल्दी से कर लिया। तो आज एक्टिविटी काफी रहेगी टेलीविजन और मीडिया चैनल। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा भट्टी साहब, वो क्या कहते हैं, 2 ड्राफ्ट है, एक अडियाला में चल रहा है और एक जो है वो लाहौर में चलेगा। लेकिन मुझे ये बताइए कि ये जो पीएसएल में नाम आ रहे हैं, भट्टी साहब पिछली पीएसएल आपने देखी होगी, आपने कराची में विटनेस की, हमने इस्लामाबाद के मीडिया बॉक्स में विटनेस की। अनफॉर्चुनेटली बहुत ही रेलू कटे टाइप प्लेयर आए थे, लेकिन इस दफा नाम बड़े लिए हैं पाकिस्तान सुपर लीग ने। देखिए हसन साहब, एक और भी अभी मरहला है, वो ये है कि आईपीएल का जो रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट है वो होना बाकी है। तो ऐसा ना है कि हम जिन प्लेयर्स को ले रहे हैं वो ज्यादा पैसे देके हमारी लीग को खराब करने के लिए हमारे पड़ोसी मुल्क में चले जाएं। इसीलिए मैंने कहा ना कि जब तक अनाउंस ना हो जाए आज टीमों की लाइनअप, उस वक्त तक कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन बहरहाल जो अवेलेबल टैलेंट है उसके मुताबिक अब हमें अपनी लीग करवानी है। और फिर इस बार पिछली बार तो पीएसएल का थोड़ा सा हिस्सा हमने रमजान में देखा, इस बार मेरे ख्याल में अच्छा खासा रमजान का जो हिस्सा है वो पीएसएल के दरमियान गुजरेगा। तो अब ये नए तजर्बात कर रहे हैं। और फिर वो लोग जिन्होंने पीएसएल को आईपीएल के साथ क्लैश किया, मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अफसरान की बात कर रहा हूँ, अब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड छोड़ गए या उनकी मुलाजमतें खत्म हो गई। अब वो पाकिस्तान की एक बड़ी लीग को मुश्किल में डाल के तो चले गए। उम्मीद यही है कि हमारी दुआ भी है कि हमारी लीग जो है हमने पिछले सालों में दुबई में भी देखी, पाकिस्तान में भी देखी, तो बड़ी कामयाबी से चलती रही। अच्छा भट्टी साहब, जो एक छोटी सी मैं वो बताता चलूं कि इस दफा हमें जो रमजान में चैंपियंस ट्रॉफी देखने को मिलेगी, पीएसएल 6 अप्रैल को होगी आई थिंक। सॉरी, हाँ रमजान के बाद होगी, लेकिन वहां फिर गर्मी का मौसम भी शुरू हो जाएगा। एग्जैक्टली। देखा ना, अप्रैल में मुझे लाहौर इस्लामाबाद का नहीं पता, लेकिन कराची में तो मार्च में गर्मी शुरू हो जाती है। तो एक ये भी फैक्टर है। लेकिन चले, हमने अपने ग्राउंड इतने जबरदस्त बना लिए हैं, जिन पे इतना पैसा लगाया है, जब ये ग्राउंड भरेंगे तो फिर उनका मजा ही कुछ और होगा। तो बहरहाल जो हालात है अब दुनिया में, क्रिकेट इतनी लगातार हो रही है ना, अब आज भी अगर हम देखें हमारे यहाँ तो टेस्ट सीरीज हो रही है,
हमारे पड़ोस में IL T20 हो रही है दुबई Exactly. में, बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो रही है। तो क्रिकेट दुनिया में इतनी ज्यादा हो रही है Exactly. कि जो मुख्तलिफ मुल्क है उनको विंडो निकालना मुश्किल हो रही है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस टाइम पर ये लीग ना करवाता तो शायद फिर पूरे साल में पाकिस्तान के पास मौका नहीं था कि PSL करवा सकता। लेकिन बहरहाल जो भी है, अब हमारे लोगों को भी ग्राउंड में आकर अपनी लीग को कामयाब करना पड़ेगा। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अच्छा भट्टी साहब, आखिर में अब फखर जमान पर भी थोड़ा सा कमेंट कर दें, क्योंकि उनकी वापसी हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि सबसे ज्यादा इशू तो उनकी फिटनेस पर ही हमेशा से रहा है। देखिए, अभी मैं सोशल मीडिया पे थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था कि क्या फखर जमान फिट हैं। फखर जमान इस वक्त दुबई में IL T20 खेल रहे हैं, लेकिन जो हमने पिछले दिनों फखर जमान के बारे में सुना था वो तो यही सुना था कि ट्वीट की वजह से PCB नाराज हो गया, वो टीम से ड्रॉप हो गए। फिर फखर जमान का एक इंटरव्यू आया कि नहीं जी, मैंने तो PCB को मना किया था कि मुझे 2 महीने सिलेक्ट ना किया जाए। तो अब फखर जमान को देखें, फखर जमान ऐसे प्लेयर हैं जो तीनों फॉरवर्ड में पाकिस्तान की टीम में फिट आते हैं, लेकिन प्लेयर्स को भी अपनी क्रिकेट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, बजाय ये कि इधर उधर PCB से हेड ऑन होने की कोशिश करें। अब जिस तरह आप लोग चैनल पे बैठे हुए मॉर्निंग शो कर रहे हैं, अगर अपनी मैनेजमेंट के साथ ही हेड ऑन हो जाएंगे तो कल फिर आपके लिए भी मुश्किल हो सकती है। तो क्रिकेटर्स के लिए भी यही है कि वो गेम पर फोकस नहीं करते हैं, वो PCB के अफसरान से, PCB के चेयरमैन से या PCB की इंतजामिया से हेड ऑन होने की कोशिश करते हैं। तो क्रिकेटर्स अगर क्रिकेट तक फोकस करें, दुनिया में ऐसी मिसालें पाकिस्तान में मिलती है, लेकिन फखर जमान बहरहाल पाकिस्तान का एक एसेट है, उनको चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में होना चाहिए। और मेरा ख्याल में अगर पाकिस्तान अल्लाह करे कि चैंपियंस ट्रॉफी में कहीं अच्छे मकाम पर फिनिश करे, और वो उसी वक्त होगा जब फखर जमान, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, ये जो हमारे बड़े प्लेयर्स हैं, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, ये अच्छा परफॉर्म करें। माजिद भट्टी साहब, थैंक यू सो मच। जानिएगा ख़वातीन और हज़रात हमारे साथ मौजूद थे सीनियर स्पोर्ट माजिद भट्टी साहब, जो कि मेरे ख्याल पूरी इनसाइड दी है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस सेगमेंट में हम नाज़रीन बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क की क़यादत में मुमकिन तब्दीली के असरात पर। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को हलफ उठाने वाले हैं, और इससे पहले ही उनके बयानात मशरिक़ वुस्ता समेत दुनिया भर में हलचल भी मचा रहे हैं, क्योंकि गजा, इसराइल, यरगमाली और हमास पर धमकियों के अलावा ट्रंप इंतजामिया की मुमकिन पॉलिसीज़ पर भी सवालात इस वक्त उठ रहे हैं। उनकी सदारत संभालते ही मुतवक्के 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, उनका ये मनसूबा अमरीकी सियासत और पॉलिसियों में बड़े पैमाने पर तब्दीली का पेश खैमा भी हो सकता है। क्या मशरिक़ वुस्ता वाकई जहन्नुम बनने जा रहा है? दुनिया खास तौर पर पाकिस्तान पर इसके क्या असरात होंगे? इसी तमाम तर सवालात के जवाब जानने की कोशिश करेंगे आज के सेगमेंट में। हमारे साथ बिल्कुल ऐसी हमारे साथ मारूफ तजिया निगार सैयद असगर इमरान साहब मौजूद हैं, इस वक्त मौजूद हैं, और बैनुल अक़वामी सियासत पे भी, अमेरिकन सियासत पे भी गहरी नजर रखते हैं। असगर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले जिस तरह गज़ल ने बताया कि ट्रंप की मुमकिन आमद तो अभी होनी है, उन्होंने हल्फ उठाना है, लेकिन उससे पहले ही वो गज़ा के हवाले से जो बयानात दे रहे हैं उस पर पूरी दुनिया में बड़ी तशवीश है, और इंटरनली अमेरिका के हालात अभी इतने ठीक नहीं है, लेकिन वो अमेरिका को ठीक करने के बजाय शायद गज़ा को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने जो बुनियादी एक पॉलिसी दी थी और जिसका इजहार पूरे अपने के दौरान में ही किया था, और वो रिपब्लिकन्स के बारे में पहले से ये मालूम भी है कि वो इसी तरह सोचते हैं, तो वो उन्होंने अपने जो इरादे थे इजहार किया था। लेकिन उनकी तरजीहात में सिर्फ मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल अवलीन नहीं, बल्कि सबसे ज़्यादा अहम मसला उनका अंदरूनी मामला होगा। अमेरिका को दरपेश एक जो माशी सूरत हाल है, उस माशी सूरत उसको बेहतर करने के लिए उन्होंने बड़े स्टेप लेने हैं। और उसके अलावा सबसे अहम इशू जो है यहाँ पे जो इलीगल इमिग्रेंट्स की एक यलगार है अमेरिका पे, उसकी रोकथाम के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। बड़े पैमाने पे जो लोग यहाँ पे, वो तकरीबन 1.5 करोड़ लोग अमेरिका में गैर कानूनी तौर पे मुकीम हैं, जिनके पास कोई दस्तावेजात नहीं है, स्टेटस नहीं है, तो उनको निकालने और यहाँ मुल्क बदर करने के लिए जो उन्होंने वो अवलिन तरजीह रहेगी। इसके अलावा दूसरी तरजीह जो है वो उनकी ये होगी कि मैशत को बेहतर करने के लिए ये जो चाइना के ऊपर, इवन पड़ोसी ममालिक जो है उनके ऊपर भी वो टैरिफ आयद करने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं, और ये सबसे अवलिन तरजीह होगी। लेकिन तीसरी बात जो है कि मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के बारे में उन्होंने अपना एक अंदिया दिया है कि वो सूरत हाल को मामूल पे लाने की कोशिश करेंगे वो, और उस सिलसिले में वो दोनों तरफ में दबाव डालेगा। मेरा यही अंदाजा है कि वो वहाँ
सूरत हाल को बेहतर करने के लिए अपने सख्त इक़दाम करेंगे। और उसमें जो ये आपको याद होगा कि सदर ट्रंप की ही जो पिछले दौर में एक इब्राहिम एक अकॉर्ड होने जा रहा था, सऊदी अरब भी उसके था, बाकी दूसरे ममालिक भी तैयार थे, तो उसमें लेकिन वो इब्राहिम अकॉर्ड जो है वो हमास के हमले के बाद तहस-नहस हो गया, वो मामला खत्म हो गया। तो आई थिंक कि वो सदर ट्रंप जो है वो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और एक दरमियानी राह निकालने की कोशिश करेंगे ताकि वहाँ पे मशरिक़ वस्ता में अमन की सूरत हाल बहाल हो। साथ ही वो जो अमेरिका को दरपेश ये यूक्रेन में जो जंग है उसके खात्मे के भी ऐलान सदर ट्रंप ये कहते रहे कि मैं इक़्तिदार जिस दिन व्हाइट हाउस पहुंचूंगा उसी दिन यूक्रेन जंग का खात्मा हो जाएगा। और उस यूक्रेन जंग के भी बहुत ज़्यादा दुनिया भर पे असरात है, मईशत के ऊपर में बहुत ज़्यादा उसके असरात, तो वो उनकी तरजीहात में शामिल होंगी। और लेकिन मैं ये साथ साथ ये बताता चलूँ कि मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, फ़लस्तीन के सूरत हाल पे जो कुछ सदर ट्रंप सोच रहे हैं वो इतनी आसानी से वो कर नहीं पाएंगे। उनको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा क्योंकि इसराइल की वहाँ पे बहुत ज़्यादा हकधर्मी रही है। और अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि इसराइल ने एक ग्रेटर इसराइल का एक नक्शा दिया है, तो उनके टाइम बड़े बहुत ज्यादा तौसी पसंदाना है। असफर साहब, मैं इसी तरफ आने वाली थी क्योंकि फिर आप क्या समझते हैं कि जिस तरह अब ट्रंप साहब ये कह रहे हैं ना कि अगर यरगमालियों को रिलीज नहीं किया गया तो ऑल हेल विल लूज ब्रेक इन द मिडल ईस्ट, तो फिर इसको हम कैसे जो है रीड करें? क्योंकि एक तरफ ग्रेटर इसराइल का नक्शा भी जारी हो चुका है और ये भी जो है सवाल उठ रहा है कि शायद ये इसराइल को खुला हाथ देने के मुतरादिफ है। तो क्या इस वक्त इसराइल के पास खुला हाथ? बिल्कुल है, एग्जैक्टली, लेकिन वो अब फिर सपोर्ट ज्यादा हो जाएगी उनकी। सपोर्ट तो अभी भी कर है ही। आज की भी इत्तलात ये है कि पिछले एक हफ्ते के दरमियान कोई तकरीबन 1700 के करीब बच्चों को कत्ल किया गया है। इसराइल की बॉम्बिंग से मुस्तकिल जारी है। एक छोटा सा खित्ता है गजा का जिसको आल तौर पे बिल्कुल जमीन बोस कर दिया गया है और वहां पे पूरी दुनिया मुतालबा कर रही है। यूरोप के कई ममालिक ने इसराइल पे सख्त पाबंदियां आयद की हैं। गरचे मुस्लिम ममालिक का रवैया जो है वो बड़ा बानीखेज है, वो अपने इन चीज़ों को नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन मगरिब के बहुत सारे ममालिक, कई ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सख्त इक़दाम किए हैं। आपने आलमी अदालत में भी देखा होगा कि इसराइली सदर के खिलाफ वो करारदाद मंजूर हुई और उनके खिलाफ बाद ममालिक ने वारंट भी जारी किए। यहाँ तक कि अमेरिका के पड़ोस में जो कनाडा है उसने भी ये कहा था और बेल्जियम है, उन्होंने ये कहा था कि अगर नेतन्याहू उनके मुल्क में आते हैं तो वो उनको गिरफ्तार कर लेंगे। इस हद तक ये इक़दाम हुए हैं। तो लेकिन अमेरिका की तरफ से खुला हाथ तो उनके पास है, असला उसको सप्लाई किया जा रहा है और वो उस असले की मदद से जिस तरह चाहता है वो अपनी कार्रवाई करता है। इससे ज्यादा मजीद क्या कर जाएगी? आपका क्या ख्याल है कि जो गजा को जो बॉम्बिंग है उसको बढ़ा के किसी और मुल्क में भी बॉम्बिंग की जाएगी? मेरा ख्याल है कि अमेरिका कोशिश यही करेगा कि इस मामले को ठंडा किया जाए, खत्म किया जाए और एक दरमियान की राह निकाली जाए। अगर पास ये तैयार हो जाते हैं कि वो यरगमालियों को जो बकिया यरगमाली उनकी कैद में है और उनको अगर रिहा कर दें तो उसके नतीजे में जंग खत्म हो सकती है और वो इसी सिलसिले में पेशरफ्त करेंगे और दूसरे मुस्लिम ममालिक का भी जोर इस पे होगा। लेकिन ये सारा आसान काम नहीं होगा, एक बहुत सारे चैलेंजेस इसके अंदर हैं और अब देखना है कि उसमें सदर ट्रंप इसमें कामयाब होते हैं या नहीं है। लेकिन उनकी तरजीहात उससे कहीं ज्यादा खुद अमेरिका के मामलात को बेहतर करना है। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, अमेरिका के मामलात पे तो उनकी तरजीहात हैं शाहजी, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारे पाकिस्तान में भी लोग उम्मीद लगाए हुए हैं कि पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स में भी शायद मुदाखलत करेंगे, रिहाई मिलेगी खान साहब को। उस हवाले से क्या कुछ अपडेट्स हैं? यहाँ पे पीटीआई के लोग हैं जो उन्होंने लॉबिंग फर्म हायर की हुई है और उन्हें अपनी कोशिशें कर रहे हैं। सेनेटर्स, कांग्रेसमैन मुलाकातें कर रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से कोई मैसेज चला जाए ताकि इमरान खान साहब को उनको अपोजिशन लीडर को रिहा किया जाए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि अमेरिकी सदर कोई इस सिलसिले में ठोस इक़दाम उठाएंगे। ये तवक्कुआत ही हैं और आप ये देखें कि अमेरिका उन कुव्वतों के साथ अपने ताल्लुकात रखता है जिनसे उनके अपने मफाद, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ, खुसूसी तौर पर फौज के साथ अमेरिका के ताल्लुकात ज़्यादा बेहतर हैं। वो एक जिनसे ताल्लुकात बेहतर है और जो पाकिस्तान में कुछ करने की पोजीशन में है, जो बाइख्तियार लोग हैं, वो मामलात उनके साथ करेंगे या बेइख्तियार लोगों के साथ मामलात करेंगे। तो मेरा नहीं ये अंदाजा है कि कोई इस तरह की, मैं पहले भी इसको अर्ज कर चुका हूँ कि ये लोगों की तवक्कुआत है और कोशिशें हैं यहाँ पे लॉबिंग। अमेरिका में तरीक़ेकार ये है
कि कोई चीज हासिल करने के लिए बाज़ाब्ता लॉबिंग, लीगली लॉबिंग की जा सके, उसके लिए लॉबिंग फर्म्स को डॉलर्स दिए जाते हैं और वो पैसे दे रहे हैं लोग और उसमें कोशिशें हो रही हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कोई इस तरह के नतायज आएंगे। और क्योंकि सदर ट्रंप के पास बहुत सारे दीगर उमूर बहुत ज्यादा अहम तरीन मौजूद है। पाकिस्तान के मामला जो है वो इनके सामने इतनी ज्यादा अहमियत नहीं है। खुद पाकिस्तान की अब उस खत्ते में इतनी ज्यादा नहीं है, लिहाजा अब जिस तरह असफर साहब, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये जो इस वक्त हम देख रहे हैं लॉस एंजलिस में सूरत हाल है, एक तरफ तूफान की सूरत हाल, एक तरफ आग की सूरत हाल, और अब शिद्दत इतनी ज़्यादा है आग की कि तमाम जो मिलियंस में घर थे उनको भी राख कर दिया है। बहुत सी पर्सनालिटीज़ के घर भी थे, और अब जो गज़ा जंग की हिमायत करने वाले एक जामिस वुड थे, उनका अपना भी घर जो है वो जल गया है। और ये वही है जिन्होंने तमस्कुर उड़ाया था एक औरत का जो फ़लस्तीन में रहती थी और उनका घर जब जला था। तो इस सारी सिचुएशन को आप किस तरह से देख रहे हैं? हाँ देखें, आज यहाँ पे इतवार का दिन था, आज भी पूरे इलाके में बहुत तेज तूफान था, हवाएं बहुत ज्यादा तेज चल रही थी। उसके नतीजे में कुछ 500 नए मुकामात पे आग लग गई। इस वक्त मजमूई तौर पर तकरीबन 150 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका आग की लपेट में है, और आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर्स और तैयारे तक इस्तेमाल किए। मुल्क मैक्सिको से भी फायर फाइटर्स की एक टीम, बहुत बड़ी टीम आई है, वो भी कोशिशें कर रही है, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। और महकमा मौसमियात की इत्तलात ये है कि आज जो मंडे के कल भी बहुत तेज हवाएं चलेंगी, कोई तूफानी झक्कड़ के इम्कानात है। और ये जो तूफान की जो हवाएं तेज चलती हैं, तूफान चलती है, तो ये जहाँ पे आग लगी हुई है चिंगारियां मीलों के फासले में जाती है और वहां पे आग लग जाती है। तो ये सूरत हाल बहुत खतरनाक है। तमाम तर कोशिशों के बावजूद मुश्किल 10 से 15% इलाकों पे आग पे काबू पाया जा सका है। बाकी आग मुस्तकिल सुलग रहा है, और उस इलाके में हिलाकतें जो है वो बढ़कर 16 हो गई है। 13 अफराद अभी हैं, और कोई तकरीबन कोई 1,500 के करीब जो बड़े मकानात और इमारतें हैं वो नजर आतिश हो चुकी है, जल चुकी है। और ये बहुत का इंतहाई महंगा तरीन इलाका, पॉश तरीन लोगों को इलाका है, मुंतकिल भी किया जा रहा है ना जी। तो वो पूरे इलाके में इस वक्त बिल्कुल दोज़ख का एक समा है। अच्छा, मुझे सर शॉर्टली 30 सेकंड हैं, ये आग के हवाले से बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिरेसीज हैं, तो हमें ये बताइएगा स्टार्ट कहाँ से हुई, किस तरह से ये ओरिजिनेट हुई है? ये इत्तलात ये है कि कोई बारबेक्यू पार्टी हो रही थी जिससे आग जली है वहां पे, और फिर वो चिंगारियां निकली हैं और फिर वो आगे तक फैल गई। लेकिन अभी तक इसके हतमी इसकी इत्तलात नहीं है कि किस वजह से फैली, लेकिन बहुत तेजी से फैल गई। और ये जहन में रखिए कि इस इलाके में, और खासकर इसके आसपास जो पहाड़ी इलाका है, यहाँ हर साल इस तरह करते हैं, लेकिन ये आग बहुत ज्यादा फैल चुकी है। अब बहुत ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, और अब इसके आगे क्या असरात होंगे ये देखना इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी कहा कि बहुत ज्यादा घर हैं जो इसकी लपेट में है। थैंक यू सो मच सैयद असफर साहब हमारे साथ मौजूद थे, और इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर, इंतजामिया के ऊपर भी इन डेप्थ एनालिसिस दे रहे थे। यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का, स्टे विद अस।